आरएससी की विज्ञान कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज का फैक्ट ये है, जो हमारी पृथ्वी है इस पर पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व कौन सा है? जानता है कोई? हीरा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। देखो, हीरा से कठोर कुछ नहीं है, सबसे कठोर है हीरा। देखो, हीरा के द्वारा बड़ी बड़ी चट्टानों को काटा जा सकता है, हीरा के द्वारा शीशे को काटा जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं हीरा सबसे कठोर तत्व है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। अब तक देखो हम पढ़ चुके हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले हमने पढ़ा था पाचन तंत्र, उसके बाद हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र, और देखिए आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण तंत्र। और देखो, सबसे पहले तो हमको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि होता क्या है आखिर परिसंचरण तंत्र। देखो, परिसंचरण का मतलब होता है, संचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। अब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त होता है, रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान का मतलब देखो एक अंग से लेकर किसी दूसरे अंग तक, देखो ये होता है रक्त का एक अंग से दूसरे अंग तक गमन। क्या कहलाता है? परिसंचरण। और देखो, ये जो सारी प्रोसेस होती है, इसके लिए हमारे शरीर में जो भी तंत्र पाया जाता है उसे कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। अब देखो, इससे ये तो मालूम पड़ता है जो हमारा परिसंचरण तंत्र है उसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग है रक्त। कौन सा है? रक्त। देखो, यदि रक्त नहीं हो, यदि हमारे शरीर में रक्त नहीं हो तो देखो परिसंचरण तंत्र की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में सबसे पहला टॉपिक रक्त। क्या पढ़ेंगे? रक्त। अब देखो, सबसे पहली बात, हमको रक्त के बारे में कुछ न कुछ छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे परिसंचरण तंत्र की तरफ। देखो, सबसे पहली बात, जो हमारा रक्त होता है यह एक प्रकार का ऊतक होता है। क्या है? एक प्रकार का ऊतक। अब क्वेश्चन ये आता है, ऊतक तो ये होता है पर लेकिन ऊतक का कौन सा प्रकार है? ये होता है, इसे कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक। अब देखो, हमारे रक्त से संबंधित पहली बात, रक्त एक ऊतक होता है तथा रक्त तरल संयोजी प्रकार का ऊतक होता है। नंबर एक बात। इसके बाद आता है नंबर दो। देखो, रक्त का स्वाद कैसा होता है? रक्त का स्वाद देखो, सभी ने कभी कभी रक्त तो चखा होगा। जैसे कहीं उंगली में चोट लग गई, हम क्या हमारे मुंह में देते हैं। अब देखो, इसका रहता है स्वाद हल्का क्षारीय, या मैं कह सकता हूँ हल्का खारा। कैसा रहता है? हल्का खारा रहता है। अब बात आती है, अब मैं इसको देखो हल्का खारा नहीं लिखूंगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त का स्वाद कैसा होता है या कैसा होता है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है, हल्का खारा, ये देखो आपके जनरल नॉलेज के तो ठीक है, रक्त कैसा होता है? खारा। पर लेकिन मैं इसको खारा नहीं लिखकर इसको लिखूंगा क्षारीय। क्या लिखूंगा? क्षारीय। अब यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? क्षारीय। रक्त कैसा होता है? क्षारीय। अब बात आती है पीएच की। एक नई टर्म आती है पीएच। इस तरह लिखते हैं। पीएच के बारे में नॉलेज है किसी को? देखो, पीएच क्या रहती है। अब बात आती है रक्त की पीएच कितनी होती है। देखो, रक्त की पीएच होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4। ये तो आपको रटनी है। अब देखो सुनो,
पीएच क्या है? कुछ नहीं है। पीएच होती है किसी भी अम्ल या क्षार में जो भी H+ आयन पाए जाते हैं अम्ल के अंदर, ठीक है, उनको बताने का एक तरीका होता है कि कितने H+ आयन पाए जाते हैं। अब देखो क्या होता है, एक स्केल होती है, उस पर 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग लिखी रहती है। 0 से शुरू, 14 पे खत्म। अब इसका मिडिल पॉइंट 7। अब देखो क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक, यानी 7 से पहले हमने पीएच स्केल से यदि कोई भी लिक्विड पदार्थ उसकी पीएच की गणना की, यदि उसका मान 0 से लेकर 7 से जस्ट पहले, बस 7 नहीं होना चाहिए, 7 तक का मतलब यह कि 7 नहीं काउंट होगा, जब तो उसकी प्रकृति होगी कैसी? अम्लीय। उसे क्या कहेंगे? अम्लीय। अब अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, सिंपल। अब 7 से अधिक, 7 से लेकर 14 तक, यहाँ प्रकृति होगी क्षारीय। अब सवाल ये आता है, अब बचा 7, 7 पे क्या लिखूं? यदि किसी की पीएच 7 है तो क्या लिखूंगा? उदासीन। अब देखो पीएच 7 किसकी होती है? डिस्टिल वाटर की, आसूत जल। सबसे अच्छा उदाहरण है आसूत जल, पीएच 7 उदासीन। अब देखो आसूत जल की खासियत सुन लो, उसमें कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि पीएच क्या है? 7। अब देखो जैसे ही हमने रक्त की पीएच निकाली, इसकी आई 7.4, 7 से आगे आई। अब मैंने कहा पीएच स्केल में 7 से लेकर 14 तक के मान किसको व्यक्त करते हैं? क्षार को। तो इसलिए ये क्या हो गया? क्षारीय। यदि हमको रक्त की पीएच के बारे में जानकारी है तो हम बता सकते हैं तो ये कैसा अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा, ठीक है। ये तो हो गई इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी। देखो अब क्वेश्चन आता है, जो हमारा रक्त होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? बिल्कुल सही। देखो रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन या जो भी हमारे पोषक पदार्थ हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, मतलब एक तरह से उनका ट्रांसपोर्ट करना, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक लेकर जाना, तथा जो भी हमारे अंग हैं वहाँ तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करना तथा पोषक पदार्थों की आपूर्ति करना, पोषक पदार्थों की आपूर्ति। देखो ये तो है इसका मुख्य कार्य। इसके अलावा देखो काफ़ी कार्य रहते हैं, वो हम लास्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे रक्त का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है रक्त का निर्माण? रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा तो ठीक है, पर अस्थि मज्जा भी कौन सी? लाल अस्थि मज्जा, जिसे हम कहते हैं रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं? इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। जो हमारे रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। इसे कहते हैं रेड बोन मैरो। अब ये तो होता है वयस्कों में। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में नहीं होता है, वहाँ होता है प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लिन। यह है छोटे बच्चे या नवजात शिशुओं में, या हम कह सकते हैं नवजात शिशुओं में। अब देखो यहां पर देखो भेदभाव है। जो वयस्क मनुष्य हैं उनमें रक्त का निर्माण कहाँ हो गया? देखो ये हमारे शरीर का ऑर्गन है, जहां हमारा लीवर है, लीवर के पास पाया जाता है प्लीहा। यकृत है, यकृत के पास अस्थि मज्जा, हमारे हड्डियों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, सारी ही हड्डियों में रहती है। हम कह सकते हैं सारी ही हड्डियों के अंदर, उसमें भी हड्डियों का भी देखो कौन सा भाग? लाल अस्थि मज्जा। ये एक प्रकार का फ्लूइड रहता है, ठीक है। और देखो छोटे बच्चों में कहाँ निर्माण होता है? प्लीहा में, और जबकि बड़ों में कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसके बारे में सामान्य जानकारी है रक्त के बारे में, ये आप सभी को आनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए।
देखो, अभी तक मैंने पढ़ा रक्त के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ेंगे रक्त की संरचना के बारे में, मतलब रक्त में होता क्या है। देखो, हमको दिखने में बस का रेड दिखता है रक्त, मतलब किसी का हल्का लाल, या मैं कह सकता हूँ गुलाबी कलर, या किसी का थोड़ा मतलब गाढ़ा कलर रहता है, मतलब गाढ़ा गुलाबी रहता है, या फिर गहरा गुलाबी कह सकता हूँ। अब देखो, रक्त में आखिर होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे रक्त की संरचना के बारे में। मुख्य रूप से मैं ये कह सकता हूँ, हमारा रक्त है वो दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना रहता है। अब वो दो घटक कौन कौन से हैं, मैं कुछ इस तरह लिखूंगा। रक्त के कितने घटक होते हैं, दो घटक। एक घटक होता है प्लाज्मा, एक घटक को मैं कहूंगा प्लाज्मा, और दूसरा भाग रहता है, ये रहता है ठोस भाग। देखो, इनमें फर्क क्या है। जो हमारा प्लाज्मा है ये तो पाया जाता है तरल अवस्था में। जो भी रक्त, हम देखो मैंने लिखाया था रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक, जो मैंने वहां पर तरल लिखा था ना, उसका मतलब क्या है, प्लाज्मा में ही से रक्त हमारा कैसा पाया जाता है, फ्लूइड अवस्था में। अब ये कितने प्रतिशत पाया जाता है, अब अगला क्वेश्चन। हमारे संपूर्ण रक्त का लगभग 55% कौन बनाता है, प्लाज्मा। कितने प्रतिशत, लगभग 55% कौन बनाता है, प्लाज्मा। अब देखो, शेष बचा हुआ क्या है, ठोस भाग, ये लगभग 45%। अब बात ये आती है, आप सभी ने पढ़ा होगा रक्त में आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, ये आखिर ठोस भाग है या फिर प्लाज्मा है, ये फिर क्या है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप आइए प्लाज्मा पर। देखो, प्लाज्मा मैंने कहा ये होता है द्रव, लिक्विड भाग होता है। इसके अंदर एक तो पाया जाता है जल, क्या पाया जाता है, जल। एक तो पाया जाता है जल, और इसका फिर दूसरा भाग होता है, उसे मैं कहता हूं कार्बनिक भाग। क्या कहा जाता है, कार्बनिक भाग। कार्बनिक तथा अकार्बनिक भाग। अब देखो, कार्बनिक भाग क्या है, रक्त के अंदर पाए जाने वाले ऐसे तत्व जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाए, उन्हें तो हम कहेंगे कार्बनिक भाग। तथा जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाए, जैसे खाली अपन ने कह दिया H2O, H2O क्या है, जल है, तो इसको मैं अकार्बनिक भाग में भी लिख सकता हूं। पर लेकिन यहाँ पर हमने जल को स्पेशली यहाँ पे कैटेगरी बांट दी अलग से। मैंने कहा रक्त दो प्रकार का, रक्त दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना रहता है, एक तो प्लाज्मा, दूसरा होता है ठोस भाग। अब यहाँ पर प्लाज्मा भाग है, ये कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक होता है जल और एक होता है कार्बनिक तथा अकार्बनिक भाग। अब देखो, कार्बनिक तथा अकार्बनिक भाग, इसमें कार्बन व कार्बन के अतिरिक्त जो भी ब्रह्मांड में धातुएं पाई जाती हैं, उनमें से कुछ धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं इन भाग में। तो हमारे रक्त में, जैसे नहीं कहा, कोई कहता है रक्त में आयरन की कमी है, कोई कहता है कॉपर की है। देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं, हमारे रक्त में ही घुली हुई रहती हैं। इसका मतलब हमारे रक्त में ये सारे तत्व भी पाए जाते हैं। इसके बाद आइए जल। अब देखो, जल की मात्रा कितनी रक्त में, मैंने कहा प्लाज्मा है 55%। अब 55 का भी 92% भाग क्या पाया जाता है, जल। अब कोई कहे जल कितने प्रतिशत, 92% भाग। इसको किसी को कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि भाई सर यहाँ 55 लिख दिया और यहाँ 92 लिख दिया, मतलब ये 55 का 92% क्या है, जल। यहाँ पे 100 था, मैंने कहा ये 100% है। 100% में से 55% प्लाज्मा, 45 ठोस भाग, और इसका भी 92% जल, और शेष 8% भाग क्या है, कार्बनिक। ये तो सिंपल नॉलेज हो गई प्लाज्मा के बारे में। अब आते हैं ठोस भाग। अब देखो, ठोस भाग में जितनी भी कणिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। जैसे सुना होगा आरबीसी, आपने सुना होगा डब्ल्यूबीसी, तीसरा आपने सुना होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अब देखो क्या है, अब इसमें ये आता है, देखो इनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ तो इतना समझा रहा हूँ कि ये कितने प्रतिशत पाई जाती है।
45% का लगभग 99% तो पाई जाती है आरबीसी। कितना? 99। बचे कुचे 1% भाग में क्या पाई जाती हैं? प्लेटलेट्स। जो उतारना, इसको उतार लीजिए आप। कुल मिला के ये है रक्त की स्ट्रक्चर। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले आरबीसी। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। सबसे पहली बात, आरबीसी की फुल फॉर्म आनी चाहिए। इन्हें कहा जाता है लाल रुधिर कणिकाएं। क्या कहा जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं, या इंग्लिश में रेड ब्लड कार्पेसल्स। रेड ब्लड कार्पेसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। देखो, इसे सेल्स तो इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि कणिकाएं कहा जाता है कॉर्पेसल्स को। सेल्स मतलब कोशिका हो जाता है। आगे चलिए, आरबीसी के बारे में जो भी मुख्य मुख्य जानकारी है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले चार्ट में बता दिया था, आरबीसी हमारे जो मतलब ठोस भाग का कितना प्रतिशत बनाती है? लगभग 99% भाग बनाती है। कितना बनाती है? 99% भाग बनाती है। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहती है? आप लिखिए जीवन काल कितना? 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी ऑटोमेटिक डेड हो जाती है, नई आरबीसी बन जाती है। पुरानी आरबीसी सारी नष्ट, नई आरबीसी 120 दिन के बाद ऑटोमेटिक बन जाती है। ये नष्ट होकर हमारे उसमें चल जाएंगी, मतलब पिलिया में, स्प्लीन में। जैसे जहाँ पर नवजात शिशुओं में तो वहाँ पर ब्लड बन रहा था, उसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। ऑटोमेटिक हो जाती है, एक एज होती है इनकी। देखो 100, आरबीसी का जीवन काल कितना बताया? 120 दिन। इसके बाद आते हैं जो आरबीसी होती है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या, इनकी संख्या होती है 4.5 लाख से लेकर 4.5 लाख से लेकर 5.5 लाख प्रति घन mm। कितनी रहती है? मतलब एक घन mm में, मतलब मैं कोई भी ऐसा आयतन लूं, जैसे ये मैंने ले लिया, इसका साइज है 1 घन mm। कितना है? 1 घन mm। उसमें यदि मैं क्या ब्लड डालूं जिसमें ये सारा का सारा ये इतना एरिया भर जाए, यदि उसके अंदर मैं आरबीसी की काउंटिंग करूं तो लगभग 4.5 लाख से लेकर 5.5 लाख तक की इनकी संख्या मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में इतनी रहती हैं, ये तो एक बिल्कुल छोटा सा एरिया बताया मैंने। इनको नापने की इकाई है प्रति घन mm। क्या करते हैं, अब आपने कभी देखा होगा, आप कभी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपके कोई शरीर का सारा ब्लड थोड़ी निकालते हैं वो, और फिर भी आपकी आरबीसी काउंट बता देते हैं। कैसे? उसमें से बस 1 ड्रॉप की ही आवश्यकता रहती है। 1 ड्रॉप डाला और 1 घन mm का एरिया पूरा मतलब फिल हो गया उससे। फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें एक छोटे छोटे खाने बने रहते हैं, जैसे आपका ग्राफ पेपर रहता है ना, उसकी तरह इस तरह खाने रहते हैं वहाँ लैब में। इन खानों में आरबीसी की इस तरह दिखाई देती हैं, इस तरह आरबीसी कोशिकाएं। इनको काउंट करते हैं। इनको काउंट कौन करता है? इनको करते हैं जो वहाँ पर लैब में को करते हैं, अपने ब्लड टेस्ट करते हैं। इतनी संख्या पाई जाती है एक इतने से एरिया में, एक छोटे खाने में। ठीक है, ये तो हो जाती है इनकी संख्या। इसके बाद आती है आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखो क्यों होता है। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में भी क्या पाया जाता है? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन, यानी लोहा। अब आयरन का ये गुण है, आपने देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ों के आसपास की मिट्टी लाल पाई जाती है क्योंकि वहाँ पर Fe2O3 नामक कंपाउंड पाया जाता है। उसमें क्या रहता है? आयरन। आयरन की अधिकता के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल कलर की मिट्टी हो जाती है।
इसी कारण आरबीसी का कलर भी कैसा हो जाता है, लाल। इसके बाद आइए, अब एक चीज़ और आती है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता। देखो, केंद्रक होता है जो आरबीसी में एब्सेंट रहता है, केंद्रक अनुपस्थित। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके बाद आइए, अब हीमोग्लोबिन है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका मुख्य कार्य O2 का परिवहन करना। इसके बाद आइए, सबसे लास्ट पॉइंट, इसका सबसे लास्ट पॉइंट यह है, आरबीसी देखो 120 दिन का जीवन काल पूरा कर लिया, अब आरबीसी कहाँ जाएगी भाई? यदि हमारे ब्लड में ही घूमती रही तो ब्लड दूषित हो जाएगा। अब क्या होती है आरबीसी? हमारे लीवर में और हमारी स्प्लीन में। लीवर में व हमारे स्प्लीन में, स्प्लीन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्लीहा। प्लीहा व यकृत में आरबीसी डेड होकर 120 दिन बाद कहाँ चली जाएगी? यहाँ पर, और इनके अंदर अपशिष्ट पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर जाकर ये आरबीसी यहाँ पर आके जाके लास्ट में डेड हो जाएगी। इसीलिए इनको एक नाम दिया गया है, इन्हें कहा गया है आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। किसे कहा गया है? लीवर व स्प्लीन को, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी लास्ट में जाके नष्ट हो जाती है। उतार लीजिए। जाके नस नहीं होती फिर भी खून के